नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी आप देख रहे हैं लखनऊ समाचार और मैं अभी पोर्टल पे अपने लाइव हूं और अभी मैं मौजूद हूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी के साथ। और ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण वाला महाघोटाला है, उन शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए खुद मैदान में कूद पड़े हैं। और आप देख सकते हैं जमीन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इन शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार, आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है जी। आभार, नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए, कहीं भी आंदोलन होता है, कहीं भी कुछ क्रांति होती है, भारत के किसी कोने में आप पहुंच जाते हैं, तो क्या मामला है ये? मैं किसी आंदोलन में 2 बार नहीं जाता। जब मैं दूसरी बार जाता हूँ तो फिर वो आंदोलन फिर रुकता नहीं है। अब मैं इस आंदोलन दूसरी बार आया हूँ। आया इसलिए हूँ कि ये लोग, मैं जब पहले आया था ना तब इनके साथ मारपीट हुई थी। आज परसों मैंने देखा कि फिर इनके साथ जो है ना मारपीट हुई, पीटा गया और बहुत बुरी तरह से जो है ना सबको प्रताड़ित किया गया। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं परसों ही आ गया था रात को। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस धरने में तब तक बैठा रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिलता। देखो, घोटाला हुआ है, पिछले वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश 7 दिन में कहा था, आदेश दिए थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, निस्तारण हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बहुत धोखा हो गया। और अगर न्याय 7 दिन के बाद ये लोग कल पूछने गए थे, परसों तो पीट दिया, अब नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप भी ऐसे बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठा हूँ। रावण जी, ये बताइए कि आप किसी भी आंदोलन में आप पहुंच जाते हैं और उनका आप सपोर्ट करते हैं, तो आज की जो मौजूदा सरकार है जो काम कर रही है उसको आप कैसे सराहते हैं? मतलब कैसा है कि काम सही चल रहा है या गलत चल रहा है? उत्तर प्रदेश का हाल आप देख लीजिए। मैं अगर दलितों की बात करूं तो पूरे देश में जो क्राइम होता है ना उसका 1/4 यानी कि 25% क्राइम पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, एक प्रदेश में, और 75% पूरे देश में होता है। ये एनसीआरबी का डाटा है। 25% जो है क्राइम उत्तर प्रदेश में होता है और जो 75% बढ़ता है वो पूरे भारत में होता है। तो कानून व्यवस्था यहाँ खत्म है। और पहले तो भर्ती निकलती है तो उसका पेपर लीक करा लेते हैं साहब, अपने लोगों को सिस्टम में लाने के लिए। अभी एक भर्ती हुई थी, आपने पैट वाली देख लीजिए, उसका पेपर लीक हो गया। पूरे देश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में ही हुआ, क्योंकि ये लोग जो है ना ये न्याय नहीं दे सकते। और जब भर्ती हो जाती है तो फिर आरक्षण घोटाला कर लेते हैं। ये तो खुल गया। इससे पहले कितनी भर्तियां कराई और कितनी भर्तियों में घोटाले किए ये तो पता ही नहीं अभी। ये तो जब सरकार बदलेगी ना, उन सब भर्तियों की जांच होगी, तब पता लगेगा कि कितना अधिकार जो है ना हमारा छीन लिया। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये झूठी सरकार है। उत्तर प्रदेश जो है ना ये जंगल राज है और करप्ट प्रदेश हो गया है। भ्रष्टाचार सब ज़्यादा है। कैग की रिपोर्ट आई है कुंभ में। ये धर्म की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं। कुंभ में कैग की रिपोर्ट आई है कि ये मोटरसाइकिल से ढुलवा रहे हैं और उसको ट्रक बता रहे हैं, ऑटो से ढुलवा रहे हैं, पैदल जो मिट्टी जो है कंधे से ढुलवा रहे हैं। ये और मशीनें खरीदने के नाम पे इन्होंने वो किया। सहारनपुर में इन्होंने इलाज के लिए मशीनें खरीदी जिनकी कीमत 5 लाख रुपए, उसको 50 लाख में खरीद रखी। ये घोटालों की सरकार है। इन्होंने राम के नाम पे घोटाला किया। अच्छा, ये घोटालों की सरकार है, आप ऐसा कह रहे हैं? घोटालों की सरकार है। इस सरकार में दलित और पिछड़े पिस रहे हैं, और पिस तो हर वर्ग रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिनको उनका जो अधिकार है संवैधानिक वो नहीं मिल रहा। तो ये तो अन्याय हो गया ना। होना ही चाहिए था कि 69 शिक्षक भर्ती में जब पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट आ गई कि घोटाला हुआ है, तो जिन्होंने अपराध किया, ये अपराध हो गया ना। घोटाला यानी कि भ्रष्टाचार है, बिल्कुल करप्शन है। इसी के नारे से आया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आपकी बार मोदी साहब यही नारा आया था। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जब भ्रष्टाचार हुआ तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई करने की बजाय इन बच्चों को यहाँ क्यों बिठा रखा है? इनकी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? और यही नहीं है, आप यहाँ देखिए, कहीं मैं पिछली बार आया था, कहीं धरना प्रदर्शन वाले बैठे थे। शिक्षा मित्र को हटा दिया है, सब लोग परेशान हैं, आंगनबाड़ी वाले परेशान हैं, हर वर्ग जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी परेशान है। और न्याय देने की बजाय अब ये भाजपा की सरकार, चाहे यहाँ की हो या सेंटर की हो, अब ये बेचने लगी है सारी सरकारी उपक्रम। अब ये उनको बेच के जो उसमें दलित पिछड़े अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको चिन्हित करके निकालना चाहती है। उसका कारण ये है क्योंकि एक पार्टी के प्रति कारण अपर कास्ट के लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा भला कर रहे हैं। ये किसी का भला नहीं कर सकते। ये इस देश में सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं। वो सत्ता इनको कैसे मिले, चाहे दंगा करा कर मिले, हत्या करा के मिले, या कैसे मिले। तो हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ अन्याय हो रहा होता है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, कानपुर का मामला हो, आजमगढ़ का मामला हो, गोरखपुर का मामला हो, और चाहे ये शिक्षक भर्ती का मामला हो। 2022 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने जाति समीकरण को जोड़ने में लगी हुई है। और देखा जाए भाजपा, सपा, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि चुनाव बाद भी जिन जातियों के लोग पकड़ रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी उन जातियों के लिए काम करेंगे या सिर्फ
दलित समाचार को खाली चुनाव में जोड़ेंगे, ब्राह्मण समाज को चुनाव में जोड़ेंगे, राजपूत समाज को चुनाव से पहले जोड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद भी इनके लिए कुछ काम करेंगे, या ये सारी पार्टियों के बारे में पूछ रहा हूँ मैं? देखो, सब कथनी करनी को समझते हैं, वो पार्टियां क्या कर रही है और वो क्या करेंगी, ये तो उनके अंदर से जो है, उनका जो मन है वो बता सकता है कि वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। ये जन आंदोलन है। जनता जब तैयार हो जाती है ना, अच्छी अच्छी सरकारें पलट जाती हैं। अब जनता तय करेगी कि जनता अगर इनसे खुश होगी तो उनको समर्थन दे देगी, और जनता अगर इनके विरोध में होगी, जनता ने देखा होगा कि सिर्फ मैनेजमेंट की सरकार है। अब मैं एक दिन कर्नाटक गया तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री की होल्डिंग लगे हुए हैं कि रोजगार में नंबर 1 और योगी जी के सड़क में नंबर 1। अबे मैंने सोचा कि यार ये तो कर्नाटक है, यहाँ योगी जी का क्या मतलब है। मैं पंजाब गया, वहाँ इनके बोर्ड लगे हुए हैं। मैं उत्तराखंड का, वहाँ इनके बोर्ड लगे हुए हैं। दिल्ली में भी मेट्रो में भी लगे हुए हैं। आप समझिए, मैं दिल्ली में घूम रहा एक दिन तो वहाँ इनके बोर्ड लगे हैं। मैंने अब ये समझिए, ये पैसा जो है ना, किसका पैसा है? जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, हमारा आपका पैसा है, इन सबका पैसा है। वहाँ से ना मैं एयरपोर्ट से आया था और यहाँ तक राजभवन तक लगे हुए हैं। माने महामहिम राष्ट्रपति जी के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, राष्ट्रपति जी का स्वागत है। मैंने कहा कि भाजपा के पैसे से क्यों लगाते, ये जनता का जो सरकार का पैसा उससे क्यों लगा रहे हैं? ये पैसा लगाना चाहिए था हमारे विकास के लिए। आपने बहुत सही बात की, राष्ट्रपति जी मौके पे आए हुए हैं, तो कभी राष्ट्रपति जी एक दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। कहीं भी कुछ गलत होता है, कभी उनकी जो है बात नहीं आती, वो कुछ लिखते पढ़ते नहीं, कुछ बोलते नहीं है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं तो कई वीआईपी व्यवस्थाओं के तहत कई रोड ब्लॉक कर दिए। क्या वीआईपी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। व्यवस्था खत्म। देखिए, जब अब मैं बिना सुरक्षा घूम रहा हूँ, जिनको डर है ना, जिनकी बाहर आए देखा 1 या 2 गाड़ी है शायद, जिनको डर है ना, वो लोग सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। और समस्या क्या है ना, एक ये भी है कि पहली वाली राजनीति नहीं रही अब। पहले राजनीति में वैचारिक लड़ाइयाँ होती थी, अब तो हमले कराए जाते हैं। अब अमिताभ ठाकुर को कल पकड़ के जेल भेज दिया। मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी पहले तो देश के राष्ट्रपति है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। फिर वो दलित समाज से हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक बार उन्होंने बोला था, आपको याद नहीं है, उन्होंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के कितने जज हैं, और केंद्रीय सचिवालय में SC ST OBC के कितने जो हैं वो हैं, क्या नाम, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कितने हैं अंडर। राष्ट्रपति जी ने बोला। हाँ, बस वो बोलना था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है कि शायद ये कह दिया कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और बीच में भी आपको हटा सकते हैं तबियत का करके। उसके बाद नहीं बोले। तो देखिए, समझना पड़ेगा। मैंने एक कहावत अभी बताई है कि हमारे यहाँ ना तीतर एक पक्षी होता है, जैसे कबूतर होता है ऐसा ही होता है। तो शिकारी क्या करता है ना, उस कबूतर को पालता है, खूब दाना पानी खिलाता है, फिर उसको लेके जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। तो ऐसे दाना बिखेरता है और अपने कबूतर को पाले हुए को छोड़ देता है। अब पाला हुआ तो मालिक के प्रति वफादार है, तो उसके जात के जो कबूतर है ना, वो देखते हैं, अरे हमारा भाई दाना चुग रहा है, वो भी आ जाते हैं, ये तो अपना है, ये सोच के कि राष्ट्रपति तो हमारे हैं। पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, तो वो चला जाता है। फिर क्या करता है वो शिकारी, जाल उसका फेंका हुआ होता है तो वो कपूरों को पकड़ लेता है। तो जो पाला होता है उसको तो उठा के रख देता है अलग के लिए, भाई तू दाना खा, और बाकी होते हैं उनको होता है, वो किए जाते हैं हलाल। ठीक है, तो ये इशारा जहाँ है आप समझ जाओ। नहीं, कि ये जो पिछड़े वर्ग के मंत्री बना रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, जो दलित मंत्री बनाएंगे, पिछड़े मंत्री बनाएंगे, इनका सच क्या है? इनकी एक की हैसियत नहीं है, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो और वो बड़े भाई हमारे, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, उनकी हिम्मत नहीं है वो एक बार कह दें कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, हम उस वर्ग से आते हैं। क्या डर है ऐसा वो लोग नहीं कह सकते? क्या डर है ऐसा, क्या डर है कि वो लोग नहीं कह सकते, खुल के नहीं आ सकते, खुल के बयान नहीं दे सकते, खुल के इनका समर्थन नहीं कर सकते? स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। अगर आप हक की लड़ाई लड़ोगे ना, तो आपको अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। कोई डर का माहौल है क्या? नहीं, नौकरी देखो भैया, मालिक नौकरी छीन लेगा। मंत्री किसने बनाया? सरकार ने। कहाँ रहेंगे? अध्यक्ष किसने बनाया? सरकार ने। अब ये देखो, ये सरकार जो है ना, कहती है सबका साथ सबका विकास। मैंने खुद देखा, उप मुख्यमंत्री होके हमारे वो भाई हैं बड़े, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्टूल पे बैठे रहते हैं बेचारे, बोलते नहीं है। एक फोटो वायरल हुई थी बीच और में, अभी देखा मैंने, सोफे पे बैठे हैं मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह जी, एक लकड़ी कुर्सी बिछा दी बीच में। ये क्या है? ये संदेश देते हैं कि देखो तुम हमारे यहाँ रहोगे तो सही, तो तुम्हें हम यहाँ व्यवस्था तो करा देंगे, संसाधन तो दे देंगे कि अपने परिवार का भला कर दो, लेकिन अगर समाज की बात करोगे और सम्मान मांगोगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है ना, आज के भारत में स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों की है। अब लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं रही, वो तो अन्याय हुआ है, वो तो अपराध हुआ है, उस पर तो सजा होनी चाहिए। जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन जो मेरी बहनों का
कि कपड़े फाड़े गए, इनको पीटा गया, इसका बदला कौन लेगा? क्या उन ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, हम तो लड़ते रहेंगे। शुरू में आपने दलित समाज के लिए फाइट की, फिर मुस्लिम समाज भी आपके साथ जुड़ा। अब मैं बात करता हूँ कहीं भी चाय की दुकानों पर, कहीं भी आपके बारे में पूछता हूँ तो कोई भी समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, राजपूत समाज से हो, लाला समाज से हो, दलित समाज से हो, तो आपके बारे में सब सकारात्मक, आपके बारे में टैगलाइन है कि आप क्रांतिकारी हैं। और पर कोई खुल के नहीं बोलना चाहता सोशल मीडिया पे। इंटरनल अगर मैं पर्सनली किसी से बात करता हूँ, हर समाज, हर वर्ग का आदमी आपको लाइक करता है। तो क्या कारण है कि अभी आप सिर्फ दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए काम करेंगे, हर वर्ग के जहाँ जहाँ भी कुछ गलत घटना घटेगी वहाँ सब सारे समाज के लिए काम करेंगे? सवाल मुझसे कल भी पूछा गया था। अच्छा, कि भाई आपसे सब प्रभावित हैं। हमें एक पत्रकार ने बताया कि ये सच बात है, क्योंकि मैं कल ही चाय की दुकान बैठा था। पत्रकार साथी ने बताया कि गाजियाबाद में एक ब्राह्मण समाज के नेता है, और उनसे जब पूछा गया उनकी पार्टी के द्वारा कि आप अपना आदर्श नेता किसे मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद को मानता हूँ। कि बोले कौन से वाले? कि वो जो बीमारी वाले। तो ये उस पत्रकार ने मुझे बताया। तो मुझसे कह रहे कि वो आपको आदर्श मानते हैं। मैंने क्यों? कह रहे वो ये समझते हैं कि आप एक क्रांतिकारी हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा है, इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है ना इस देश का है, और हमारा भाईचारा इस देश में तरक्की के रास्ते खोल सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर आपके पास जो है ना एक रोटी है और एक आदमी के पास 10 रोटी स्टोर है, एक आदमी भूखा है, तो आप पहली वो रोटी किसे दोगे? जो भूखा है। आज लड़ाई जो है ना दलित पिछड़ों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। अपर कास्ट के लोगों में तो एकता है, थोड़ा सा उनकी बात सुनवाई हो जाती है, उनके अधिकारी कर्मचारी भी हैं, वो भी मदद कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो अधिकारी कर्मचारी भी सरकार में डरे बैठे हैं। बहन जी, इन्हीं की वोट बैंकों में तो कई बार मुख्यमंत्री बनी है। सच है, वो चाहे कुछ ही कहती रहे, इन्हीं की वोट पे बनी है। तो इसलिए जो है ना मैं समझता हूँ कि हमें दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो है ना उनकी लड़ाई को पहले लड़ना है। काम किया कि नहीं किया दलित पिछड़े लोगों? किया है। आज जहाँ बैठे हैं शायद उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, उन्हीं का बनाया। ठीक है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, कल वो कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई राम मंदिर बनेगा, रोजगार मिलेगा। मैं उनसे कह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह के गए कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना वो मंदिर से नहीं खुलेंगे, ना मस्जिद से खुलेंगे, वो खुलेंगे यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, स्कूलों से। तो वो खुद कहते थे कि मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ, कि आप मुझे मत पूजना, मुझे पढ़ना, आप मिशन को खाना आप मंदिर मस्जिद में नहीं भरोसा रखते, आप शिक्षा, अच्छे कॉलेज, अच्छी चिकित्सा, अच्छा इलाज हो। ये जो महंगी शिक्षा, महंगा इलाज है ना, ये गरीबों को कमर तोड़ रहा है। अच्छा, बीमारी किसी जाति देख के थोड़ी होती है कि दलित को जो है वो गरीब दलित है, उसको होगी बीमारी कैंसर, तो उसका इलाज कोई और थोड़ा होगा जो अमीर दलित से अलग। तो ये तो आप सबको समझना पड़ेगा ना कि बीमारी एक है तो इलाज भी एक ही होना चाहिए ना, और वो इलाज सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो गरीब क्या करेगा, कहाँ से करेगा इलाज? मरेगा ना। तो मैं समझता हूँ कि अमीरों को बीमारी हो सकती है तो गरीबों को भी हो सकती है। गरीबों को ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो इस तरह के माहौल में रहते हैं। तो अब कोरोना काल में देखो कितने लोग मरे, किसी गरीब अमीर को देख के हुआ कि बीमारी? लेकिन अमीर ने तो बेचारे चलो अस्पताल में भर्ती हो गया प्राइवेट में, गरीब कहाँ जाएगा? ये जो हॉस्पिटल के में नहीं जा पाए लोग, बेड के कारण मरे, ऑक्सीजन कम करे, ये कौन थे? इनकी गिनती क्यों नहीं हो रही है? जिनकी लाशें भई, ये कौन लोग थे? तो ये सरकार ना घोटालों की सरकार है, घोटाला करती है और अपने आप ही क्लीन चिट देती है। और सरकारों में देखा जा रहा था तो ये इको गार्डन पूरा फुल रहता था, तमाम जो धरना प्रदर्शन होते थे, तमाम रोड पे प्रोटेस्ट वगैरह होते थे। योगी जी, बाबा जी के समय में बड़ा प्रोटेस्ट और धरना वगैरह बड़ा कम हो रहा है, क्या बात है? ये मैनेजमेंट अच्छा है योगी जी का या कोई भय का माहौल है? डरी हुई सरकार है। लोकतंत्र में आपको विपक्ष के लोगों को भी सुनना पड़ता है और जो पीड़ित होता है उसको भी सुनना पड़ता है। धरने प्रदर्शन तो होने चाहिए, इन्होंने भी किए हैं पहले। आज की ऐसी मुसीबत है, कोई धरना प्रदर्शन करने जाता है तो उसको जो है जेल भेज देते हैं। कोई आपके खिलाफ चुनाव लड़ने कहता है तो उसको जेल भेज देते हैं। ये सरकार जो है ना, मुकदमे तो आप पे भी मेरे ख्याल से 100 से ऊपर है। कितने मुकदमे हैं आपके? नहीं, आपके ऊपर कितने? क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर कितने? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सारी जिंदगी जेल में कट जाए, लेकिन मुझे पीढ़ियां याद करेंगी कि वो आदमी लड़ते हुए मरा है, झुक्के नहीं मरा। आपके बारे में कहा जाता है, कहीं भी बात होती है तो कहा जाता है चंद्रशेखर रावण जहाँ जाते हैं वहाँ 1-2 मुकदमा लेके आते हैं, सच है या गलत? देखिए, आंदोलनकारी के लिए हथकड़ी और मुकदमा गहना होते हैं। तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो इस देश में परिवर्तन लड़े रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मेरा नाम कब रखा चंद्रशेखर आजाद, उनको क्या पता था ये कैसा होगा? उन्होंने चंद्रशेखर कब रखा था आप सोचो? ये बात 80 के दशक की है, तो तब उन्होंने मेरा नाम चंद्रशेखर रखा। उनको थोड़ा पता था कि भाई ये जाके क्या करेगा कल। हर चीज़ का एक प्रभाव होता है। तो मैंने महापुरुषों के जीवन से प्रभाव लिया, चाहे वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो, वीर अब्दुल हमीद हो, सुखदेव हो। तो मैंने देखा है उनको, वो उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जान लड़ा दी। हम लोग क्यों पीछे हटे भाई? खून तो हम भी वही है ना, इसी देश का खून है। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे? ये ज़्यादा क्या करेंगे? कत्ल करा देंगे, गोली मार देंगे।
मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं जाऊँगा नहीं किसी भी कीमत पे। अब सरकार को हमें हमारा अधिकार देना पड़ेगा। और सरकार मुझे, मैं कह रहा हूँ सरकार कहीं ले जाके बंद कर देना, छोड़ोगे यहीं आऊँगा, तो इससे अच्छा है कि मेरी हत्या करा दो, तब तो इनको, इन बच्चों की नौकरी नहीं मिलेगी। अदरवाइज जब तक मैं जिंदा उनको नौकरी देनी पड़ेगी। इनके साथ ये छल जो हुआ ना, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब चलेगा नहीं, बहुत हो गया। आर्या पार, विजय या वीर गति, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। 2022 का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? थोड़ा इस पे राय दें। भूल जाएं, बहुत दूर है। ये तय करेंगे जनता, कौन जीता है कौन हारेगा, ये बताएंगे कौन जीतेगा हारेगा। लोकतंत्र है और सबको अधिकार है, मगर एक वोट की वैल्यू है, ये समझना पड़ेगा। आप इतने बड़े वर्ग को मुख्यमंत्री नाराज कर रहे हैं, इसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे? इन पे जो लाठियां पड़ रही हैं, युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये युवा जो है ना, ये वो वाली राजनीति नहीं सीखना चाहते जो वो सिखाते हैं कि लाश पे राजनीति करो, लूट के राजनीति करो, हत्या करके राजनीति करो, झूठ बोलो, करप्ट हो जाओ, चुप रहो। ऐसी राजनीति नहीं सीखना चाहता युवा। युवा वो राजनीति करना चाहता है जो वो सोचता है, उसको तकलीफ होती है अगर किसी सताया जाता है। तो युवाओं को राजनीति में रहना चाहिए और आके इस राजनीति को, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है जिसमें 2-3 करोड़ रुपए से विधायक बनता है, इसको बदलना चाहिए। भाई लोकतंत्र इसलिए बना था कि एक गरीब का बच्चा भी जो है ना, वो सपना देखे, मेहनत करे और आगे बढ़ जाए। कैसे बढ़ रहा है? यहाँ तो नेता का बेटा नेता बन रहा है। इसलिए जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। और कितने जो है ना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। अब आप सोचिए, जो वर्कर जो 20 साल 30 साल से मेहनत करता है, उसके दिल पे कैसी होती होगी। कोई पैसे वाला आके विधायक का टिकट ले जाता है, वो बन जाता है, और जो वर्कर मेहनत कर रहा है उसका अधिकार छिन जाता है। तो निराशा है लोगों में। आखिरी के 2 क्वेश्चन को वास्तविक राजनीति और वास्तविक राजनीति क्या होती है, क्योंकि ये देखो, ये जो बच्चे हैं ना हमारे, बहुत कम लोग होंगे जो पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे। तो राजनीति तो पॉलिटिकल साइंस वाले लोग करते हैं ना भाई। सोशल साइंस वाले या मैथमेटिक्स वाले या हिस्ट्री वाले या जो है ना लॉ वाले राजनीति थोड़ा ही करते हैं। तो अब राजनीतिक पाठशाला खोलूंगा मैं, वहाँ नौजवानों को सिखाया करूंगा। राजनीतिक पाठशाला खुलने वाली है और लाइव आप हमें देख रहे हैं। और जिसको राजनीति करनी है और जिस युवा को राजनीति में आना है, तो संपर्क करें चंद्रशेखर रावण। राष्ट्रवाद, छदम धर्म और निकम्मी जो है ना राजनीति से, अगर कोई मुक्ति चाहता है और अच्छी राजनीति करना चाहे, स्वस्थ और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, तो वो सीखे। उस पाठशाला में सबको अवसर मिलेगा और असली राष्ट्रवाद होगा। जय भारत माता के नारे लगाने वाला राष्ट्रवाद नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? राष्ट्रवाद होता है जब देश की तरक्की में हम लोग हिस्सेदारी करें। ये युवा जो देश की तरक्की में हिस्सेदारी करना चाहता है, देखिए क्या हाल है इनका। सरकारी संपत्ति बेच के मोदी जी कह रहे हैं कि कहाँ बेच रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। मैं बुतम बनाया था कुछ जो दे रहे हो? आपने कुछ अगर बनाया होता तो दे देते। निजीकरण कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का धुर विरोधी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनसे अच्छी तो सरकार थी कांग्रेस की, कि कम से कम बेच तो नहीं रहे थे देश की संपत्तियों को। ठीक है, ये जो है ना, इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता तैयार हो रही है, हमें पता है निजीकरण का, इसका जो है ना एनएमपी का असली मकसद क्या है। जो दलित पिछड़े अधिकारी कर्मचारी, उनको निकाल के बाहर करना है और अघोषित कब्जा करना है। अपने वर्ग के लोगों को तो समझा लेंगे कि देखो हमने दलितों का इलाज कर दिया, जैसे कुछ नहीं करते। ये कहते हैं कि देखो मुसलमानों का इलाज कर दिया, नहीं कर दिया, और तुम आज रोजगार की बात करो। इनसे भी कहते हैं कि तालिबान बन जाएगा भारत, पाकिस्तान डरा हुआ है, ये है वो है। तुम रोजगार की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भारत तो भारत है, भारत की हस्ती को मिटा नहीं सकता। आपने क्या दिया भारत को कमजोर करने के अलावा? अर्थव्यवस्था को देखो, जीडीपी को देखो, आपने क्या दिया? बेरोजगारी को देखो, महंगाई को देखो, हॉस्पिटलों को देखो, स्कूलों को देखा, आपने क्या दिया? शिक्षा का बजट देखो। आपने इस देश को बर्बाद किया, आपने इस प्रदेश को बर्बाद किया। जनता जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, अभी हमने बात की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी से, और अभी मौके पे यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने कहा जब तक इन शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता है तब तक यहाँ बैठेंगे। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संबर शुक्ला।